मंत्री महोदय का सम्मान करें। परिवहन आयुक्त श्री बीएन सिंह जी से अनुरोध है, कृपया माननीय परिवहन मंत्री महोदय का सम्मान करें। परिवहन आयुक्त श्री बीएन सिंह जी परिवहन मंत्री महोदय का सम्मान करते हुए और मान्यवर उत्तर प्रदेश परिवहन अधिकारी कल्याण संघ के पदाधिकारी सुश्री सुनीता वर्मा, श्री केडी सिंह और श्री प्रभात पांडे जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करने जा रहे हैं। आप सबके प्रतिनिधि के तौर पर उत्तर प्रदेश परिवहन अधिकारी कल्याण संघ के 3 पदाधिकारी मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं। क्या ही अद्भुत क्षण है। आपकी तालियां बहुत हल्की हैं। उत्तर प्रदेश का सड़क परिवहन विभाग मोमेंटो तेजी के साथ ले जाएं कृपया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज इस मंच पर सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क परिवहन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये विभाग आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। 32 लाख परिवहन वाहन, 3 करोड़ लाइसेंस धारक और 5 करोड़ वाहनों वाले उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग आज अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इतिहास रचने वाला है। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए देखते हैं परिवहन निगम की उपलब्धियों पर आधारित ये लघु फिल्म। जो बीते 50 सालों से भी लंबे समय से तत्पर है लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए, फिर चाहे वो कोविड काल का कठिन समय हो या खुशियों और आस्था की डुबकी का साल 2025। स्थान प्रयागराज, एक ऐसा धार्मिक उत्सव जहां करोड़ों कदमों की गूंज सुनाई दी। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन है जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा करने का काम किए। करोड़ों लोगों की आस्था, मां गंगा में उनकी श्रद्धा और निगम का संकल्प। ये करोड़ों लोग जहां से भी आए, कैसे आए, ये करोड़ों लोग जहां भी गए, कैसे गए, ये कोई चमत्कार तो नहीं, एक सिस्टम था, एक निगम है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 24 घंटे ऊपर से लेकर नीचे तक हर कर्मचारी एक योद्धा की तरह डटा हुआ था। दिन के उजालों से लेकर रात के अंधेरों तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो इन 9000 बसों को सेवा देने से रोक सके। यातायात व्यवस्था के साथ निगम ने यात्रियों को चिकित्सा और ठहरने की भी सुविधा प्रदान करी। लेकिन निगम सिर्फ परंपराओं तक ही सीमित नहीं है, यह भविष्य की ओर भी उतना ही अग्रसर है। आज 12,000 से अधिक बसों में ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाए गए हैं ताकि हर यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। लखनऊ के मुख्य कार्यालय के कंट्रोल कमांड सेंटर से इन सभी 12,000 बसों पर सख्त निगरानी रखी जाती है। बसों से जुड़ी सभी जानकारी इन ट्रैकिंग डिवाइसेस की मदद से तत्काल प्रभाव से मिलती है। इसी के साथ भारतीय परंपराओं, रिश्तों की अहमियत को समझते हुए सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए इस रक्षाबंधन निगम ने 8 से 10 अगस्त तक सभी माताओं बहनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी प्रदान करी। इस कदम ने न सिर्फ सफर आसान बनाया बल्कि भाई बहन के रिश्ते में विश्वास और सुरक्षा की डोर को और मजबूत किया। बताते हुए प्रसन्नता है, यहाँ पर बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूँ। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। भविष्य की यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए
निगम ने निजी भागीदारों के साथ हाथ मिलाया। सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 23 आधुनिक बस अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, जहां यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये तमाम बस अड्डे यात्रियों को हवाई अड्डों जैसी सुविधा देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक निगम नहीं, बल्कि प्रदेश की धड़कन है। एक ऐसा भरोसा जो हर सफर में साथ निभाता है, अतीत की उपलब्धियों से लेकर भविष्य के सपनों तक। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम है आपका अपना साथी। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने पिछले दिनों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। राजस्व से लेकर वाहन पंजीकरण तक निजी सेवाओं के द्वारा देश के लगभग प्रत्येक परिवार को लाभ पहुंचाते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,50,000 से अधिक सक्रिय CSC केंद्र है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों तक पहुंचाकर उन्हें सशक्त बना रहे हैं। आमजन के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लक्ष्य के साथ संचालित CSC के द्वारा आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की फेसलेस ऑनलाइन सेवाओं का औपचारिक शुभारंभ किया जा रहा है। इन सेवाओं में सारथी और वाहन पोर्टल से जुड़ी सेवाएं, जिसमें लर्निंग लाइसेंस आवेदन, ई-चालान पेमेंट, एड्रेस चेंज, NOC, डुप्लीकेट RC आदि की सुविधा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटरों पर उपलब्ध है। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ एक MOU के माध्यम से जुड़कर बसों के लिए यथाशीघ्र ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसी सेवाएं भी मिल सकेंगी। इससे उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पारदर्शी तरीके से घर के नजदीक सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। डिजिटल उत्तर प्रदेश, जन सेवा, जन विश्वास की भावना में एक कदम और आगे। परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने पिछले दिनों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। राजस्व से लेकर वाहन पंजीकरण तक और मोबिलिटी से लेकर प्रशासनिक सुधारों तक विभाग में आया आमूल-चूल परिवर्तन सुखद संकेत लेकर आ रहा है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन विभाग श्री दयाशंकर सिंह जी से कृपया स्वागत संबोधन हेतु पधारें। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश के लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है और इस कार्यक्रम के लिए अपने बहुमूल्य समयों में से समय निकाल करके हम सबके नेता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं पूरे परिवहन विभाग के तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश लखनऊ की मेयर सुषमा खरवाल जी, विधायक रामचंद्र प्रधान जी, विधायक मुकेश शर्मा जी, विधायक अमरीश जी, हमारे परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अमित जी, परिवहन आयुक्त BN सिंह जी, MD मासूम अली सरवर जी और CSC के अधिकारीगण, हमारे जो PPP मॉडल पे जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे सभी उपस्थित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश परिवहन आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में प्रथम होने का गौरव प्राप्त कर रहा है। आज CSC के माध्यम से 1.5 लाख जो CSC है
उसके माध्यम से आज परिवहन विभाग जुड़ रहा है। लोग अपने घर बैठ करके अपने गांव से ही परिवहन विभाग की 39 सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसको हमारे विभाग में या मेरे दफ्तर में आने का कोई उसको आवश्यकता नहीं रहेगी। आज ये ऐतिहासिक कदम है और देश में ये प्रथम उत्तर प्रदेश है जो 1.5 लाख सीएससी से अपने परिवहन विभाग को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं इसके लिए अपने सभी अधिकारियों को आज बधाई देता हूं और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का और आपका जो विजन है कि प्रदूषण को मुक्त किया जाए, उसके लिए स्क्रैप पॉलिसी आई है। आज मुझे कहने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में 177 स्क्रैप सेंटर खुले हैं, जिसमें 82 सेंटर केवल उत्तर प्रदेश के हैं। पूरे देश में नंबर 1 हम लोगों ने हुए हैं। उसी तरह से आज फेसलेस सेवा में भी आज 49 सेवाएं हम लोग फेसलेस दे करके पूरे देश में नंबर 1 होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह से ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे हमारे फिटनेस सेंटर है। आज फिटनेस सेंटर जो एटीएस के माध्यम से आज हमारे 15 सेवाएं जो है चल रही हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 महीने के अंदर देश का प्रथम एटीएस में भी हमारा उत्तर प्रदेश होगा। आपके निर्देश के अनुसार हमारे अधिकारियों ने अथक परिश्रम करके परिवहन विभाग की जो एक परिस्थिति थी जो उसको बदलने की कोशिश किया है, चाहे वो राजस्व के मामले में हो। आज से 3 साल पहले 9,000 करोड़ रुपया हमारे राजस्व परिवहन विभाग देता था, आज 14,000 से ज्यादा राजस्व देने वाला परिवहन विभाग बना है। उसके बाद पारदर्शिता लाने के लिए आप चाहते हैं कि हर काम में पारदर्शिता हो, उसके लिए भी हमारे अधिकारियों ने भरपूर कोशिश की है। आज हम लोग प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हर जिले में 2-2 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का काम किए हैं, जिसमें हम लोग 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक का अनुदान भी लोगों को देते हैं। आज 974 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है और हम लोग एडीटीआई, डीटीआई, डीटीसी ऐसे बनाने वाले देश के प्रथम हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं कि सभी मंडलीय स्तरों पर हम सरकारी 10 करोड़ रुपया खर्च करके हमने जो डीटीआई बनाने का काम किया है। 10 ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े जनपद हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 2.5 करोड़ की जनसंख्या पर ये एडीटीआई ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर बनाने का है, जिसमें एक हम लोगों ने बछरवा में बनाया है और 9 और बनाने जा रहे हैं। गोरखपुर में, बलिया में, प्रयाग में, आगरा में, कानपुर में, नोएडा में, ऐसे करके हम लोग 9 जो है, लखनऊ में ऐसे 9 हम लोग जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जहां पर रिसर्च भी होगा, हर तरह के की कोई उसमें दुर्घटनाएं क्यों हो रही है इसका भी हम लोगों ने वो करेंगे। आपके मार्गदर्शन में आपने हम सबको पहली बार उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए आपने आरटीओ का पद सृजित किया। ये देश का पहला है कि सड़क सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये जो है जो चिंता आपने व्यक्त की है और उसके लिए आपने हम लोग के आरटीओ का पद जो है एक सड़क सुरक्षा का अलग से देने का काम किया। आज हमारा विभाग केवल अभी जनपदों स्तर पर था, आपने हम सबको जो मार्गदर्शन दिया और आपने 351 एमबीआई का पद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का दे करके तहसील स्तर पर भी जाने का गौरव हम सबको आपने प्राप्त किया है। इसी तरह से हमारे परिवहन निगम में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज आपने 2200 करोड़ रुपया आपने पिछले 3 वर्षों के अंदर परिवहन निगम को आपने 2200 करोड़ रुपया दिया, जिससे आज मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि आज परिवहन निगम देश का सबसे नया अपने परिवहन बेड़ा बनाने का गौरव प्राप्त किया है। आज 5.5 वर्षों से ज्यादा की कोई भी हमारी एवरेज बस नहीं है। पहले लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश की खटारा बस, पिछले 1 वर्षों के अंदर एक ट्वीट, चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे कोई व्यक्ति एक ट्वीट नहीं किया होगा कि उत्तर प्रदेश में खटारा बस चल रही है। आज हमारी बसों की जो औसत आयु है वो 5.5 वर्ष है और आज पूरे देश के अंदर मैं नंबर 1 हूं। आज हर परिस्थिति में आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आगे बढ़ रहा है। आज हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर भी आए हैं। आज 23 बस अड्डों को हम लोग हवाई अड्डा की तरह बनाने का काम कर रहे हैं। आपने कहा था कि हर जनपद के अंदर एक बस अड्डा ऐसा होना चाहिए जो मॉडल बस अड्डा हो, हवाई अड्डा की तरह बने, जहां पर
लाउंज भी हो, महिलाओं को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था हो, वहां पर मॉल भी हो, होटल भी हो, रेस्टोरेंट भी हो, उस तरह से हम लोग 23 बस अड्डों को पीपी मॉडल पर जो है हम लोग विकसित करने जा रहे हैं, जिसमें आज 7 बस अड्डों को आप जो है शिलान्यास करने जा रहे हैं और 3000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से हम लोग स्क्रैप पॉलिसी में भी आज 850 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने जो है उसमें हम लोग को लोगों से पैसा प्राप्त करके जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने आज कराया है। आज इलेक्ट्रिक बसों में भी आज पूरे देश में हम लोग नंबर 1 है। आज 220 इलेक्ट्रिक बसें अभी केवल शहरों में चलती थी, आज हम लोगों ने 2 शहरों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम लोग अटल सेवा का प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से अयोध्या, लखनऊ से प्रयाग, लखनऊ से काशी, इसी तरह से नोएडा से आगरा, इस तरह से सभी शहरों को जोड़ने का काम हम लोग इलेक्ट्रिक से कर रहे हैं। और आज मुझे ये भी प्रसन्नता है, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 400 करोड़ रुपया भी हम लोग को इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए दिया है। अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटी इलेक्ट्रिक बसों को भी चलाने का काम करेंगे। ये देश में पहला होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां गाँव में भी जाएगी। और हम लोग 1540 अभी नया रूट हम लोगों ने बनाया है, जिसके कारण देश प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां पर परिवहन निगम की बस न चले। 12,200 गांव केवल बस रह गए हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर अभी हमारी बसें नहीं चलती है। लेकिन आपके मार्गदर्शन में 6 महीने के अंदर हम लोग हर गांव को जोड़ देंगे। अब हमारी हर जगहों पर हमारी बसें चलेंगी। रात में जाकर के वही बसें वही गांव में खड़ी होंगी, सुबह में आकर के जिला मुख्यालय पर 10 बजे तक उसको किसी न किसी परिस्थिति में आना होगा और फिर 4 बजे के बाद वो उसी गांव में जाकर के रहेगी। एक बस पर हम जानते हैं कि कम से कम 7 व्यक्ति को रोजगार भी हम दे सकते हैं, क्योंकि 2 ड्राइवर होते हैं, क्लीनर होते हैं, उस गाड़ी के जो सफाई करने के लिए होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 7 लोगों को रोजगार हम दे सकते हैं। और हम लोगों ने रोजगार में भी हम लोगों ने संविदा पर हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा ड्राइवर और कंडक्टरों की अभी भर्ती किए हैं। और आपने जो हम लोग को सहयोग दिया, इसके कारण आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम फायदे में आया और 1165 मृतक आश्रितों को भी नौकरी देने का काम हम लोगों ने किया। 2016 से लेकर के 2025 तक जो मृतक आश्रित थे उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, लेकिन आपने सबको इकट्ठे कैबिनेट से आपने स्वीकृति दिया, जिसके कारण 1165, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर और कंडक्टर आप जानते हैं दुर्घटनाएं जब होती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को संबल देने का काम भी आपने किया। इसके लिए भी हृदय से आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं, आज हमारे अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अधिकारी हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश परिवहन की एक जो लोगों में एक धारणा थी उसको बदलने की कोशिश की है। आपके अनुरूप हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके उत्तर प्रदेश परिवहन को एक बेहतर सेवा देने का काम किए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन अधिकारियों के बल पर कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश परिवहन देश का नंबर 1 परिवहन रहेगा। आप सब, आपका आशीर्वाद स्नेह हम सबको मिलता रहे। और आज आप आकर के जो CSC के माध्यम से आज हम लोगों ने लोग गांवों को जोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, सभी अपने अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि जो आप काम कर रहे हैं माननीय योगी जी के नेतृत्व में। जिस तरह से 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश है, आज पूरे देश और दुनिया में आज योगी जी के कार्य की सराहना होती है। आज पूरे दुनिया आज उत्तर प्रदेश के मॉडल को स्वीकार कर रहा है। और उत्तर प्रदेश 2029 आते आते $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपके नेतृत्व में बनकर के देश में नंबर 1 का गौरव प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश है। हम सब उसमें आपका सहयोग करेंगे। आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए कि आपने हम सबको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। मित्रों, अब जो सूचना मैं आप सबसे साझा करने जा रहा हूं वो सुनकर आप सब स्वयं तालियां बजाने लगेंगे। ध्यान से सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में अब परिवहन विभाग की 45 से अधिक सेवाओं के लिए आपको RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में फैले 1.5 लाख जन सुविधा केंद्रों में आप मात्र 30 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन की दर से आपको ये सेवाएं घर बैठे मिला करेंगी। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया बटन दबाकर जनता जनार्दन को समर्पित इस सेवा का शुभारंभ करने की कृपा करें। बटन दब गया है मित्रों, तालियां बजाएं जोरदार।
धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है परिवहन निगम एवं सीएससी जन सुविधा केंद्रों के मध्य एमओयू के आदान प्रदान का। मैं अनुरोध करूंगा परिवहन निगम की ओर से एमडी श्री मासूम अली सरवर जी से और जन सुविधा केंद्र की ओर से एमडी सीएससी श्री संजय कुमार राकेश से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष एमओयू का आदान प्रदान करें और उत्तर प्रदेश की जनता को लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इस एमओयू का आदान प्रदान। हॉल खामोश क्यों रहेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग का उच्च प्राथमिकता का विषय रहा है। सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हों और हम सब उसके लिए जागरूक बने। इस मुहिम को सकारात्मक दिशा देने के लिए आज एक और एमओयू हो रहा है परिवहन विभाग और आईआईटी खड़गपुर के मध्य। परिवहन विभाग से विशेष सचिव श्री केपी सिंह और आईआईटी खड़गपुर से प्रोफेसर उदय शंकर नो प्रॉफिट नो लॉस पर हो एमओयू माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आज खुशखबरी का दिन है। अब A4 साइज में मिलने वाला इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अब विदेश जाने वालों को एक सुंदर बुकलेट के रूप में मिला करेगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन करने की कृपा करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं, मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन हो रहा है। उधर भी दीजिए तेजी के साथ। पूरा हॉल आह्लादित है और आपकी बार बार बजने वाली तालियां बता रही हैं कि परिवहन विभाग द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम आपको कितना अच्छा लग रहा है। यह बुकलेट लेकर आप विदेश जाएंगे, मुस्कुराते हुए कहेंगे कि हम भारत से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। आज से उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग एक और नई शुरुआत करने जा रहा है। आज के बाद वाहन संबंधी किसी भी शिकायत के लिए आपको 3 डिजिट का बेहद आसान टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया 149 सरल परिवहन हेल्पलाइन का बटन दबाकर शुभारंभ करने का कष्ट करें। बटन दब गया है मित्रों, 149 का शुभारंभ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, अब तक आप सबने रेलवे को ट्रैक किया होगा, ट्रेन लेट है या टाइम पर है। खुशखबरी यह है कि अब आप घर बैठे डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से बसों को भी ट्रैक कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से आप सुझाव और शिकायत भी दे सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मार्गदर्शी डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ करें। और यह शुभारंभ हो गया है डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है कि जिस प्रकार हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों को सुविधाएं मिलती हैं उसी प्रकार बस स्टेशन पर भी मिलें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कृपया 82 करोड़ रुपए की लागत से 25 बस स्टेशन और डिपोज का जो विकास हो रहा है उसका बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इस प्रकार इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि परिवहन निगम द्वारा प्रथम चरण में 23 बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 7 बस स्टेशनों को 851 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। कृपया बटन दबाकर उसका भी लोकार्पण करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य विराजमान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने वाले चयनित बस स्टेशनों के विकासकर्ताओं के प्रतिनिधियों का मंच पर आने का समय है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं एमडी ओमेक्स मोहित गोयल, एमडी मेसर्स डीजीएस टाउनशिप ईश्वर देव शुक्ला और एमडी वेल्टिक्स बिल्डकॉन अलीगढ़ नरेंद्र सिंह जी से कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। मोहित गोयल, ईश्वर देव शुक्ला और नरेंद्र सिंह कृपया एक साथ मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। बाकी कृपया लाइन अप कर लें।
इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर रहा है और ऐसे 18 केंद्र तैयार हो चुके हैं। समय है ऐसे 4 नवीनतम केंद्रों के प्रभारियों को प्रमाण पत्र वितरण का। सबसे पहले देवरिया के वैभव शाही कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। ये एडीटीसी है। जौनपुर के कृष्णमूर्ति सिंह, सोनभद्र के आनंद मिश्रा, एटा के गौरव शर्मा। गौरव शर्मा मंच पर हैं। और गौतम बुद्ध नगर के योगराज सिंह। आज का दिन परिवहन विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है मित्रों। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करना आवश्यक है और प्रदेश में स्थापित किए जा रहे रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र के प्रतिनिधि हापुड़ के ध्रुव सिंघल, बुलंदशहर के अलीम खान, यहां पर वाहन स्क्रैप हुआ करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होगा। गाजियाबाद के फरमान और फरमान के बाद हापुड़ के कैफ खान मंच पर आएंगे। कैफ खान कृपया आप भी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और इसके पश्चात गाड़ियों के ऑटोमेटेड फिटनेस करने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के प्रतिनिधि निवेशकों को प्रमाण पत्र लखनऊ के रोहित सिंह। इन स्टेशन पर ऑटोमेटेड फिटनेस हुआ करेगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आगरा के अजय कुमार राय, कानपुर के विवेक श्रीवास्तव और मिर्जापुर के अनुपम प्रकाश त्रिपाठी, ये सब बदलते हुए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। जनसेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले 4 व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रमाण पत्र दे रहे हैं। बलिया की सीएससी के अशुमेंद्र प्रताप सिंह, बलिया के ही क्रांति कुमार, बलिया में क्रांति हुई थी हम सबको पता है, और बलिया के क्रांति कुमार मंच पर हैं, जोरदार तालियां बजाएं। वाराणसी के पवन कुमार सिंह, और लखनऊ के अखिलेश शर्मा, ये सब जन सुविधा केंद्रों के प्रतिनिधि हैं। मित्रों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आलमबाग डिपो की गोल्डी मौर्य। महिलाएं उत्तर प्रदेश की आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आलमबाग डिपो की ही संगीता गौतम, कैसरबाग डिपो की अंशिका गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। टिमटिमाती लालटेन की धुंधली रोशनी से बाहर निकलकर आज चमकते आसमान में हमारा प्रदेश विकास की ऊंची छलांग लगाने को तैयार है। उपस्थित महानुभावों, अपनी दूरदर्शिता और कठिन परिश्रम के बल पर उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों में नई जान फूंकने वाले 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने को सतत प्रयत्नशील उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें मुख्यमंत्री महोदय का। परिवहन विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी,
लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्री अमरेश कुमार जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री योगेश शुक्ला जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री अमित गुप्ता जी, आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पीपीपी मोड पर जो बस स्टेशन बनाए जा रहे हैं उसके निर्माणकर्ता और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, आज हम सब यहां पर एक अच्छे माहौल में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के इस जुपिटर हॉल में बैठे हैं। आपने देखा होगा ये अपने आप में एक मॉडल है। ये जुपिटर हॉल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फिर से रिनोवेट किया है। पैसा लगाया है तो पैसा कमाया भी है। 4 वर्ष में 32 करोड़ रुपए से अधिक की आय अकेले इस सभागार से लखनऊ विकास प्राधिकरण को हुई है। तो इसलिए इतना शानदार माहौल आज उन्होंने यहां पर इस कार्यक्रम के लिए भी उपलब्ध करवाया है। तो मैं सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जो प्रदेश की राजधानी का सर्वाधिक सार्वजनिक कार्यक्रमों का एक केंद्र बिंदु है, उसमें जुपिटर, मार्स और मरकरी के साथ ही अन्य सभागारों के पुनर्विकास के लिए, सुंदरीकरण की इस योजना के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए उनको बधाई देता हूं। और ये परिवहन विभाग पहला कार्यक्रम है जो इस आयोजन का हिस्सा बन रहा है। यानी जुपिटर हॉल के पुनरुद्धार और पुनर्विकास कार्यक्रम के बाद आज ये पहला अवसर है जब परिवहन विभाग का एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। क्योंकि कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए, कार्यक्रम तो 11 बजे से मुझे बताया गया था, तो मैं मानता था कि मंत्री जी आपके 12 बजे तक पहुंचेंगे तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं मीटिंग में ही था, मुझे 10 ही बजे बताया गया कि मंत्री जी पहुंच गए हैं। वे रात्रि में भी 12 बजे तक यहां थे और हम लोग 11 बजे, अब मेरा एक भाषण भी प्रारंभ हो चुका है। यह एक मॉडल है और मुझे लगता है कि मंत्री जी समय से पहले आए तो इसका मतलब यह है कि अब वह भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग के जो बस स्टेशन हैं वे भी इसी प्रकार से सुंदर बने, व्यवस्थित बने और आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इसलिए उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज जिन परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए परिवहन विभाग को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और स्वाभाविक रूप से देश का भी। 14,000 बसेज किसी एक निगम के पास हों और उसके माध्यम से संचालित हो रहे हों, या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।
उसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी विशाल आबादी के लिए सुविधा देना, और खास तौर पर अभी हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर 3 दिनों तक लगातार बस सेवा, और वह भी बहनों को फ्री में बस सेवा को जो सुविधा आपने उपलब्ध करवाई वह और भी शानदार थी। यद्यपि उसका प्रचार प्रसार विभाग नहीं कर पाया, कितनी बहनों ने यात्रा की इसके बारे में बहुत बता नहीं पाया। अगर उसका भी हाईलाइट करते तो लोगों के मन में एक और प्रचार का आपको आधार बनता, आपको एक अवसर था। लेकिन आज इतनी अधिक सेवाएं और इतना विस्तार, ये आज की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य की चुनौतियां भी हम सबको आगाह कर रही हैं। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो या समाज, गांव हो या शहर, जिला हो, राज्य हो या देश, अगर वह समय की गति से पिछड़ जाता है तो हमेशा के लिए पिछड़ जाता है। अगर वह समय की गति से 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखता है तो वही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके अपना विजयश्री का झंडा गाड़ता है। और उस विजयश्री की, प्रगति की यात्रा में विजयश्री का झंडा गाड़ने के लिए हम भी विकसित भारत की इस परिकल्पना के सारथी बनेंगे। परिवहन विभाग के सामने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन सेवाओं को 3 प्रकार की उन योजनाओं के साथ हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी, लघु अवधि की प्लानिंग क्या होगी अगले 3 साल के अंदर, अगले 10 वर्ष के अंदर, और अगले 22 वर्ष के अंदर हमें क्या कुछ अचीव करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। और जहां पर संभावनाएं हैं वहां पर आप आसानी से इसे अचीव भी कर सकते हैं। आसानी से, थोड़ा सा प्रयास, ये फाइल को लटकाने की आदत बंद करनी पड़ेगी। जन सुनवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभाग में टीम वर्क को और सशक्त बनाना पड़ेगा, तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। और परिवहन विभाग ने करके दिखाया है। 2019 में प्रयागराज कुंभ, 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब 1 करोड़ कामगार और श्रमिक देश और से अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपने गांव के लिए प्लान किए थे, न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सभी राज्यों से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक इन 6 राज्यों से, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थे, फिर बिहार के थे, वेस्ट बंगाल के थे, झारखंड थे, उड़ीसा था, असम था। वहां के लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को उनके गांव तक और उत्तर प्रदेश के बाहर के जो कामगार और श्रमिक थे उन्हें उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक, सीमा तक। उत्तराखंड के प्रवासियों को हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर, जहां वहां की सरकार ने मांग की थी, देहरादून, हल्द्वानी और अन्य स्थलों पर, हरिद्वार तक पहुंचाने का मैं योगदान दिया था। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ जगहों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ स्थानों पर परिवहन विभाग के हमारे जो कर्मचारी थे, चालक परिचालक थे, उन्होंने सफलतापूर्वक उनको वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान किया था। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इसी वर्ष के प्रारंभ में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन प्रयागराज महाकुंभ, कितना भीड़ था, 66 करोड़ लोग 45 दिन के आयोजन में आए थे।
और 45 दिन के इस आयोजन का हिस्सा बने थे। सर्वाधिक लोग आ रहे थे बसेस से, अपने अपने वाहन से आ रहे थे, बसेस से आ रहे थे। परिवहन निगम भी लगातार काम कर रहा था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ होती थी तो रेलवे स्टेशन से उन्हें प्रयागराज से बाहर तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम का बेड़ा हमेशा सतर्क रहता था, कार्य करता था, मजबूती के साथ लगा रहता था। और इसीलिए परिवहन विभाग को हम लोगों ने हमेशा इस बारे में माना है कि परिवहन विभाग हमेशा प्रदेश के अंदर यह समय का साथी है। जब कोई आवश्यकता पड़ती है उस समय आवश्यकता के अनुरूप अपनी सेवा देने के लिए तत्पर दिखाई देता है। और इसलिए राज्य सरकार ने समय समय पर परिवहन विभाग के पुनर्विकास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अपनी योजनाओं को खुले और मुक्त हस्त से उन्हें सपोर्ट भी किया है। आज उन्हीं सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने के कार्य का शुभारंभ भी हुआ है। और परिवहन विभाग के माध्यम से सीएससी के साथ एमओयू भी हुआ है, यानी एक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आम जन को उसकी सुविधा उपलब्ध हो सके, वह अपनी जरूरत के हिसाब से परिवहन विभाग से जुड़ी हुई सेवाओं का उपयोग कर सके। आज ये एमओयू यहां पर संपन्न किया गया है। आईआईटी खड़गपुर और परिवहन विभाग के बीच में एमओयू, यह इस विभाग में तकनीक का उपयोग करते हुए सड़क सुरक्षा के मानकों को कैसे हम आज नेशनल एवरेज से भी अच्छा करने में सफल हों, जो हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है, उसका भी एक एमओयू यहां पर संपन्न हुआ है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की एक नई बुकलेट का भी विमोचन हुआ है और सरल परिवहन हेल्पलाइन का भी 149 की हेल्पलाइन भी जारी हुई है। 149 की हेल्पलाइन एक सामान्य पैसेंजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपने डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ कर दिया है तो ये ऐप के साथ साथ हेल्पलाइन एक सामान्य नागरिक को अत्यंत मदद करेगा अपने परिजन के बारे में, अपने नातेदार रिश्तेदार के बारे में कि वह व्यक्ति कहां पर पहुंचा है, कहां पे व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं। आज यहां पे इसके साथ ही पीपीपी मोड के अंतर्गत जो हम लोगों ने बस स्टेशनों को यहां पर प्रदेश के अंदर बनाया है, उनका उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है, जो 82 करोड़ रुपए की लागत से हैं। और पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने वाले जो बस स्टेशन हैं, 23 बस स्टेशन हम लोगों ने अब तक इसके लिए अनुमोदन कैबिनेट से दिया है, जिसमें से 7 का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन शेष 16 भी तत्काल तैयार हो जाए। इसके साथ ही हर जनपद में जाना है तो 54 ऐसे अन्य बस स्टेशन भी इंतजार कर रहे हैं, जहां पर पीपीपी मोड पर हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। एक छत के नीचे बस स्टेशन भी होगा, रेस्टोरेंट भी होगा, यात्री चालक परिचालक की सुविधा, उनके लिए भी फैसिलिटेशन सेंटर होगा, तो वहां पर होटल आदि की सुविधा भी हो। कोई पैसेंजर आया है, उसको ठहरना है, उसकी सुविधा हो, पार्किंग की उचित व्यवस्था भी हो। ये सभी चीजें हमें इसके माध्यम से विकसित करनी होंगी। एडीटीसी के 4 नवीन केंद्रों के प्रमाण पत्र भी यहां पर आज जारी किए गए हैं। आरबीएसएफ के 4 नवीनतम केंद्रों के भी प्रमाण पत्र आज यहां पर जारी किए गए हैं और 4 नवीनतम ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर के निवेशकों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं।
जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के विषय में भी यहां पे प्रमाण पत्र दिए गए हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह को से जुड़े हुए 3 महिलाओं को भी जो योग्य थी, दक्ष थी, उन्हें नियुक्ति पत्र भी यहां पर वितरित किया गया है। ये इन सबके साथ साथ इलेक्ट्रिक बस सेवा भी आज कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ हो रही है। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक सड़क सुरक्षा हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है, सड़क सुरक्षा। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि सड़क सुरक्षा, सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करना, आम जन को जागरूक करना, आम जन को इसके प्रति सतर्क बनाना, उसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना। कोरोना कालखंड में वैश्विक महामारी के दौरान 3 वर्ष में हम लोगों ने जितने लोगों को नहीं खोया, उससे ज्यादा लोग हम हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं और नौजवानों को खोते हैं। परिवार का परिवार समाप्त हो जाता है। एक चुनौती है ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। केंद्र की सरकार भी और माननीय उच्चतम न्यायालय भी कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन जागरूकता का अभाव, बेहतर समन्वय को बनाए रखते हुए व्यापक जन जागरण के माध्यम से हम इसको फेज वाइज न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं, न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं। याद करिए, अगर आपके कारण किसी पैसेंजर की जान बचती है तो प्रचार आपका अच्छा होगा, लोगों के मन में एक सुरक्षित यात्रा की अवधारणा परिवहन निगम के बारे में बनेगी। आपके कारण अगर कहीं लापरवाही के कारण किसी यात्री की जान जाती है तो परिवहन निगम की बस सेवा भी बदनाम होती है और साथ साथ आपको आर्थिक हानि भी होती है। यानी आपको कंपनसेशन भी देना होता है। यानी दोहरे लाभ भी हैं तो दोहरे नुकसान भी है। अंततः भुक्तभोगी पूरे परिवहन विभाग को होना पड़ता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिनको भी हम ड्राइवर के रूप में रखते हैं, जिनके हाथ में भी बस की स्टीयरिंग दे रहे हैं, उनका नियमित रूप से मेडिकल और फिजिकल फिटनेस उनका होता रहे। नियमित रूप से हर 3 महीने में कैंप लगाइए, हर 3 महीने में उनकी मेडिकल फिटनेस के कार्यक्रम प्रारंभ होने चाहिए और खासतौर पर आंखों के चश्मे तो जरूर दिखवाइए, क्योंकि पता लगा कि सामने दिखाई नहीं दे रहा और फिर भी स्टीयरिंग पकड़ करके चले जा रहे हैं, अंदाजे से चले जा रहे हैं। अंदाजे से आप किसी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सड़क पे बस लेकर के चल करके दूसरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती है और इसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें कोई भी व्यक्ति उसकी चपेट में आ सकता है। आपके हमारे परिचित कोई भी हो सकते हैं। हमारे लिए वो प्रदेश का नागरिक है, प्रदेश का बाहर का भी तो हमारा अतिथि है। उसके प्रति भावनात्मक लगाव हमारे मन में होना चाहिए और उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षा ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम उस जिम्मेदारी को अगर लें तो इस सड़क सुरक्षा के बारे में व्यापक जन जागरूकता और IIT खड़गपुर इसमें अच्छा योगदान दे सकता है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम IIT के साथ बैठें
हम लोग टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करें, यूपी पुलिस का भी सहयोग लें, परिवहन विभाग के अधिकारी भी उसमें सहयोग करें, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास और अन्य विभागों के साथ भी बेहतर समन्वय हो। हम देखें किन कारणों से ये हो रहा है। संस्थाओं को भी, इंस्टीट्यूशन को भी हमें अपने साथ सहभागी बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक के नियमों के बारे में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान, स्कूलों में व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम बने। हेलमेट पहन करके चलने से कैसे लोगों की जान बच सकती है, शराब और पी करके या नशे में बस चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, ओवर स्पीडिंग कैसे खतरनाक हो सकती है। अगर हम वाहन के फ्रंट सीट पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट कैसे हमारे लिए सुरक्षित हो सकती है। इन सब के बारे में अगर हम विजुअल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करें, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं, बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। याद रखना, बहुत बार कानून लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखना यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है। यही कानून बनता है। जब आप इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाइए, हो सकता है कोई नशे का आदी व्यक्ति उस समय बुरा मानता हो, झगड़ा करता हो। जब आप किसी व्यक्ति को कहें, किसी अपने आप को बड़े दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते होंगे कि भाई गाड़ी में आप फ्रंट सीट पे बैठ रहे हैं, सीट बेल्ट बांधिए, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगता हो, लेकिन वही सीट बेल्ट उसकी जान को भी बचाएगा। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो, जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, ये हित में, वो बाइकर्स का हित में है कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती तो कम से कम जान तो बच जाएगी। हेड इंजरी होने से और जीवन भर बेड पे पड़े रहने से अच्छा है कि वह सुरक्षित जीवन जी सकता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के कौन बताएगा लोगों को? ओवर ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। आप घर में जाकर के कैसे भी क्या करेंगे? रात्रि भर क्यों चलते हैं? मैं तो मंत्री जी को भी कहता हूं, भाई क्यों आप रात्रि भर चल रहे हैं? भाई अपना समय पे जागिए, समय पे सोइए, समय पे अपने सारी दिनचर्या को पूरा करिए। सारे कार्य समय पे होने चाहिए। अगर सूर्य भगवान भी यही कहने लग जाएंगे कि चलिए अब मैं भी रात में उगूंगा, तब तो हो गया, फिर होगा ही धरती का कल्याण। प्रकृति के अनुरूप हमें चलना होगा। प्रकृति के अनुरूप चलने के लिए हमें तैयार होना होगा। हर व्यक्ति को इस अभियान का हिस्सा बनाना होगा। क्या गांव, क्या शहर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, ये सभी लोग जब जुड़ेंगे तब हम सड़क सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और ये आज एक ज्वलंत समस्या है, प्रदेश की भी, देश की भी। इस पर हमें अपने आप को तैयार करना होगा और मानना मेरा है ये संभव है। हमने उत्तर प्रदेश पुलिस से इसके बारे में कहा था कि थोड़ा इसके बारे में काम करिए। उन्होंने एक ऐप विकसित किया, देखा कि किन क्षेत्रों में एक्सीडेंट होते हैं और उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य करके उस ऐप को अप्लाई किया, कार्य किया। वहां पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई और अन्य तरीके से भी कार्य किए। परिणाम क्या रहा? अवेयरनेस का
परिणाम क्या रहा? जहां महीने में 18 दुर्घटनाएं होती थी, उस स्पेसिफिक स्थल पर वह घट करके एक महीने में 3 पर आ गई और लगातार 3 महीने से प्रयोग चल रहे हैं हमारे। बहुत सारे स्थान हमने चिन्हित किए जहां पर ये चीजें आ रही हैं। आप सोचो 18 दुर्घटनाओं को घटा करके 3 पर पहुंचाना और 3 को 0 पे पहुंचाना, ये रिजल्ट लाएगा। अलग अलग क्षेत्र में हमें इन चीजों को तैयार करना पड़ेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, इसके लिए नगर निकायों के साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो कमेटियां उनके साथ में बैठ करके तय करना पड़ेगा कि भाई इनके लिए पार्किंग स्पेस तो सड़क वाहन खड़े करने के लिए नहीं है। कोई ट्रक, कोई टैंकर सड़क के किनारे न खड़ा हो, बल्कि जो उसके लिए जगह रिजर्व की गई हो वहीं पर वो खड़ा हो। ये जिम्मेदारी बनती है परिवहन विभाग के अधिकारियों की। पेट्रोलिंग बढ़ाएं, इन चीजों को दुरुस्त करें। एक तरफ यह सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके हम सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने लक्ष्य दिया है नेट जीरो एमिशन का, कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका एक बेहतर माध्यम है। परिवहन विभाग भी, नगर विकास विभाग भी इस दिशा में कार्य कर सकता है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मेरा मानना है अकेले परिवहन विभाग और नगर विकास विभाग थोड़ा भी प्रयास कर ले, अकेले उत्तर प्रदेश में 3 लाख नई नौकरी सृजित करवा सकते हैं आप लोग। 3 लाख नई नौकरी केवल बसेज खरीद करके, गांव-गांव की कनेक्टिविटी को, शहर टू शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा भी दे सकते हैं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करिए। परिवहन विभाग भी चलाएं, निजी क्षेत्र को भी परमिट करिए। नगर विकास विभाग भी चले, वो भी निजी क्षेत्र को भी उसमें परमिट करें, अच्छी सेवाएं दें। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। कितने नौजवान आ जाएंगे, कितने लोगों के हाथों को कार्य मिलेगा, स्वयं का कार्य होगा, एक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। कोई नाबालिग, कोई अनट्रेन्ड व्यक्ति, वह 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बसेज हो या कोई ट्रक्स हो, इसकी स्टीयरिंग में न बैठे। यह हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। हमें इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बस स्टेशन हमारे क्यों नहीं वर्ल्ड क्लास हो? ये हो सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा। आप सोचिए ना, इस सभागार में अच्छा किया कि आज परिवहन मंत्री ने यह कार्यक्रम यहां पे किया। कितना शानदार माहौल में, आवाज भी नहीं गूंज रही है लेकिन सुनाई सबको दे रही है। कितना सुंदर वातावरण, पूरा सभागार भी भरा है लेकिन कार्यक्रम भी शानदार तरीके से हो रहा है। ये चीजें आपके बस स्टेशनों में भी हो सकती है, वहां पर भी हो सकती है। हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि भाई परिवहन निगम की बस अपनी परमिसेस में रहेंगे, सड़कों पे बेतरतीब नहीं खड़े होंगे। हमें बस स्टेशन को उस रूप में बनाना पड़ेगा। इनकम भी होगी विभाग की, इनकम भी होगी तो आप सुविधा भी बढ़ा सकते हैं। आप सोचो कि अगर पैसा ही नहीं होता तो क्या हम कोविड कालखंड में उत्तर प्रदेश के वासियों को इतनी सुविधाएं दे पाते? पैसा नहीं होता, क्या हमने यहां पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिया होता? पैसा था तो कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे विभाग ऐसे भी हैं जहां पे पैसा नहीं था, जहां पे बहुत सारे कॉर्पोरेशन ऐसे थे जहां पैसा नहीं था, उसको बाइंड अप करने के लिए आदेश कर दिए गए, बंद कर दो भाई। ये चीजें हमें तैयार करनी पड़ेंगी।
अगर हम समय की गति और समय की डिमांड के अनुसार, क्योंकि ये सुविधा तो आप जितनी अच्छी सुविधा देंगे, ये डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होता है, मार्केट का ये नियम है। आप अच्छी सेवा देंगे, लोग आपके पास आएंगे। आप अच्छी सेवा नहीं देंगे, लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। और मैंने देखा है इलेक्ट्रिक बस सेवा के प्रति लोगों के मन में एक नया चार्म है, लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है। पर्यावरण की भी हम रक्षा कर पाते हैं और साथ साथ बेहतरीन यात्रा का भी आनंद लोग ले पाते हैं उससे। हम लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें सर्विसिंग की भी समस्या का समाधान, डीजल पेट्रोल की समस्या का भी समाधान सब अपने आप हो जाता हो। चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे, उसमें भी निजी वेंडर आ सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास परिवहन विभाग को आगे करना पड़ेगा। ये चीजें हो सकती है, मंत्री जी समय दे रहे हैं, बस ये कि समय के अनुरूप करा दें तो और बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती हैं। और ये चीजें हमें आगे बढ़ानी पड़ेंगी, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। स्क्रैपिंग के भी उसको हमें देखना पड़ेगा। जितने भी आउटडेटेड सरकारी वाहन हैं, जितने भी हैं, उन सबकी को स्क्रैप तक भेजना, स्क्रैपिंग करनी चाहिए। उसका भारत सरकार लाभ दे रही है। कोई निजी वाहन भी अपना स्क्रैप करना चाहता है तो उसको हम रोड टैक्स में छूट दे रहे हैं। ये बार बार ये सुविधा नहीं मिलेगी। पुराने वाहन को ले जाने से अच्छा है, पर्यावरण के लिए चुनौती और स्वयं की सुरक्षा खतरे में डालने से अच्छा है स्क्रैप करो, रोड टैक्स का लाभ प्राप्त करो। कितनी अच्छी सुविधा दी जा रही है, लेकिन उस सुविधा के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। और भी अन्य ड्राइविंग का जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बने हैं, उनके सेंटर बने हुए हैं, इसको और जवाबदेही के साथ चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। लोगों की जिम्मेदारी को तय करना पड़ेगा। ये सभी परिवहन विभाग की छवि को और बेहतर करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और मुझे विश्वास है कि आज जो कार्यक्रम हम लोग परिवहन विभाग का कर रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे चलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन केंद्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बन जाए, बस इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बेहतरीन क्या आपके सामने कोई और ठहर पाएगा? और आप में तो जज्बा है। कोविड में हम देख रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, लोगों ने कहा कौन काम करेगा। परिवहन विभाग के सभी चालक परिचालक आ गए थे और उन्होंने गाजियाबाद से, नोएडा से, बुलंदशहर से और एनसीआर क्षेत्र से जहां जहां कहा गया वहां तक पहुंचाने का काम किया था सभी यात्रियों को। राजस्थान के अंदर से भी कोटा में जो लोग कोचिंग कर रहे थे, एक साथ वहां से लोगों को लाने, उत्तर प्रदेश में उनके जनपदों तक पहुंचाने, उत्तराखंड में भी उन तक पहुंचाने तक का कार्य परिवहन निगम के ही हमारे चालक परिचालकों ने किया था। ऐसे ही महाकुंभ के दौरान भी जब बहुत ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशन पे होती थी तो हम परिवहन निगम की ही बसेज को दौड़ाते थे। भाई आप बसेस लगाओ, एक साथ 200-200, 500-500 बसेस लग रही थी और यात्रियों को भर करके फिर वहां से प्रयागराज के बाहर वाराणसी तक, चंदौली तक, गाजीपुर तक, गोरखपुर तक, देवरिया तक, बलिया तक पहुंचाने का काम होता था। बड़े अयोध्या तक पहुंचाने का काम होता था। ये तब जब हमारे पास साधन थे, तब ना सुविधा थी, तब हमें इन सब के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर आपने इतनी सारी सेवाओं को एक साथ आप लागू कर रहे हैं। इनकी नियमित समीक्षा, इनकी मॉनिटरिंग और इसका प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमें सदैव तैयार रहना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ हम विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना हमें पड़ेगा।
विकसित उत्तर प्रदेश के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो विभाग की है, उसके तहत अपनी सेवाओं को और बेहतर आप कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को इन सभी योजनाओं की, इन सभी कार्यक्रमों की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सड़क सुरक्षा के उस मानक को पूरा करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए और दिशा निर्देश। वो अधिकारी स्मारिका के उत्तर प्रदेश परिवहन अधिकारी कल्याण संघ के तीनों पदाधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री महोदय का सहृदय मुख्यमंत्री महोदय एक अभिभावक की भूमिका में किसी को निराश नहीं करते और इस स्मारिका का विमोचन इस बात का द्योतक है। किनारे आ जाएं माननीय जनप्रतिनिधियों के बगल में, और आप सबकी तालियां बजती रहें। आपकी ही स्मारिका है और मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विमोचित हो रही है। भव्य जुपिटर हॉल के पहले कार्यक्रम के आप सब प्रत्यक्षदर्शी गवाह बने और अब समय है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय 400 BS6 बसों को, 11 इंटरसेप्टर्स वाहनों को, डबल डेकर 8 बसों को, रेट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक बस को, CNG बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में पधारे और आप सबका यहां पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गणमान्य अतिथियों के प्रस्थान के पश्चात आप सब यहां से प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।